जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी देखें, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 में अपना काम करने के बाद वी नीड टू जंप ऑन चैप्टर नंबर 4। वी आर स्टिल ऑन डबल एंट्री। ठीक है, एंड डबल एंट्री में हम क्या सीख रहे हैं, दैट हाउ टू रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन। तो उसको बुक ने जो है ना वो थोड़े स्मॉल चंक्स में डिवाइड कर दिया है। इन चैप्टर नंबर 2 वी लर्न हाउ टू रिकॉर्ड एसेट, लायबिलिटी एंड कैपिटल। इन चैप्टर नंबर 3 we learn how to record how to record stock of inventory goods। इसको किस तरह रिकॉर्ड करते हैं, उसकी अकाउंटिंग किस तरीके से होनी चाहिए। एंड नाउ इन चैप्टर नंबर 4 फाइनली वी आर गोइंग टू लर्न हाउ टू रिकॉर्ड रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस। अच्छा, अगर मैं इसकी डेप्थ में नहीं जाऊं तो मेरे लिए बहुत काम आसान हो जाएगा, बट आई नीड टू टेल यू गाइस के व्हाट इज मीन बाय रेवेन्यू। देखें, आपने चैप्टर नंबर 3 के अंदर जो है वो रिकॉर्डिंग की थी ना, बैंक डेबिट एंड सेल्स क्रेडिट। तो ये जो सेल्स है ना, ये रेवेन्यू कैटेगरी में फाइंड होता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हो सकता है बैंक डेबिट हो सकता है आपने रेंट इनकम रिसीव की हो सकता है आपने इंटरेस्ट इनकम रिसीव की हो सकता है आपने डिविडेंड रिसीव किया हो सकता है आपने कमीशन इनकम रिसीव की हो सकता है आपने किसी किस्म की फी रिसीव की हो, डॉक्टर की फी, लॉयर की फी। अब ये सब जो है, ये सब इनकम्स है। तो इनमें से जो भी इनकम, यानी पैसे तो एक ही दफा डेबिट होंगे, लेकिन इनमें से जो भी इनकम आपके पास होगी वो क्रेडिट होगी। और ये सारी चीजें, इनकी जो ब्रॉड कैटेगरी है वो रेवेन्यू। हमारे पास ग्रेड 9 की हद तक अगर मैं बात करूं, या किसी भी लेवल की बात करूं, तो ज्यादातर तो सेल्स, 90% तो सेल्स होता है, बाकी इनकम्स कम होती है। सेल्स की जब हम बात करते हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट ट्रेडिंग सेल्स, यानी सामान का बेचना और खरीदना। ठीक है, ये मैं इसलिए क्लियर कर रहा हूँ क्योंकि आप फर्ज करें कि आप किसी बार्बर शॉप जाएं और आप उससे कैजुअली पूछें, अभी तुम्हारी दिन की सेल्स कितनी है, महीने की कितने कमा लेते हो, तो आप उसको भी सेल्स कहते हो। हमारे यहाँ कम्युनिकेशन में और एक्चुअल चीज होने में थोड़ा थोड़ा फर्क हो जाता है ना। हम अपनी आसानी देख के बात करते हैं, लेकिन एक्चुअली में अब अकाउंटिंग पढ़ने तो मैं प्रॉपर बात करनी है। भाई खाड़ी की सेल्स इतनी है, ठीक है, खाड़ी की तो वाकई सेल्स होती है क्योंकि वो फिजिकल गुड्स बेचते हैं। बार्बर की सेल्स नहीं होगी, उसकी फी होती है, लेकिन हम उसको फिर भी सेल्स कहते हैं। एनीवेज, कट टू शॉर्ट, ये रेवेन्यूज है। इसी के मुकाबले में अगर आप कोई अपना एक्सपेंस पे करो तो एक्सपेंस डेबिट होगा। एक्सपेंस रेंट एक्सपेंस भी हो सकता है। अब अगर आप रेंट पे कर रहे हो तो यू नीड टू राइट डाउन रेंट एक्सपेंस, ईएक्सपी लगाएंगे। और अगर आप रिसीव कर रहे हो तो यू हैव टू क्रेडिट बाय रेंट इनकम। यू कैन नॉट जस्ट राइट रेंट, खाली रेंट नहीं लिखेंगे। ठीक है, खाली रेंट लिखने का कोई काम जो है वो यहाँ पे नहीं है। एनीवेज, अब क्या हुआ जनाब, मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट। अब हमारे पास रेंट एक्सपेंस भी हो सकता है, वेजेस एंड सैलरीज भी हो सकता है, हमारे पास यूटिलिटीज भी हो सकती हैं, हमारे पास रिपेयर भी हो सकता है, हमारे पास इंटरेस्ट भी हो सकता है। बहुत सारे एक्सपेंसेस हैं, मिसलिनियस और जनरल एक्सपेंसेस भी लिखे हुए होते हैं। ठीक है, ये तमाम एक्सपेंसेस डेबिट होंगे, क्योंकि इनके डेबिट होने के बाद जब हमारे पास से पैसे जाएंगे तो बैंक अकाउंट को हमें क्रेडिट करना पड़ेगा। ठीक है, ये सिंपल सा लॉजिक है। और इसको लेते हुए जो है वो हम एक एक्सरसाइज शुरू करें। 4.1 फ्रैंकफुट की है और अच्छी बड़ी एक्सरसाइज है। इसकी डबल एंट्रीज मैं आपके सामने लिख देता हूँ, और उसके बाद जो है हम लेजर अकाउंट की पोस्टिंग और क्लोजिंग की तरफ जो है वो मूव करेंगे। ठीक है, तो देयर वी गो। अच्छा जी, सबसे जो पहली चीज है, जो सबसे पहला ट्रबल जो बच्चों को आता है वो, तो ये पहली वाली डबल एंट्री है जो कि कंपाउंड एंट्री है। अब तक हम यूज टू है राइट डाउन बैंक डेबिट, कैपिटल क्रेडिट, कैश डेबिट, कैपिटल क्रेडिट। लेकिन अगर इस तरह की कोई एंट्री आता है जहाँ पे लिखा हो कि आपने ये काम शुरू किया है, क्योंकि इट्स अ लॉजिकल थिंग ना,
कि आप सारे पैसे कैश पे तो रख के नहीं कारोबार करेंगे। कैश को तो कोई भी आजकल मेंटेन नहीं करता है, हर कोई बैंक को मेंटेन करता है। तो कैश पे पैसे लाएंगे भी तो भी उसको बैंक में डिपॉजिट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सीधा सीधा उन्होंने कह दिया कि जी दे हैव स्टार्टेड अ बिजनेस बाय पुटिंग सम अमाउंट इन अ बैंक एंड मीगर अमाउंट इन अ कैश। तो हमारे पास बैंक में, बिजनेस के बैंक अकाउंट में बिजनेस के बैंक अकाउंट में हमारे पास पैसे आ रहे हैं, तो उसको हम डेबिट कर देंगे। और हम कैश टिल में ऑफिस के जो है तो कुछ पैसे रख रहे हैं, वो भी हमारे ही पैसे हैं, उनको भी डेबिट कर देंगे। और ये दोनों पैसे इनिशियली बिजनेस में प्लेस किए गए, ओनर ने प्लेस किए, देयरफॉर इनका टोटल जो है दैट नीड टू बी रिटन डाउन एज अ कैपिटल। ठीक है। उसके बाद हो गया, अच्छा जहाँ पे कोई बात बहुत कोई इंपॉर्टेंट नहीं है या हम पिछले चैप्टर में कर चुके हैं, तो वहाँ पर आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन इट टू मच, क्योंकि वो पिछले चैप्टर में ऑलरेडी है हमारे पास। तो वी जस्ट नीड टू मूव ऑन टुवर्ड्स अ सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है। जहाँ पे कोई ऐसी खास बात नहीं है वहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करूंगा और विल स्ट्रेट अवे मूव टुवर्ड्स द आंसर्स। ठीक है। अच्छा दूसरी ट्रांजेक्शन हमारे पास है, जस्ट होल्ड ऑन गाइस। दूसरी ट्रांजेक्शन हमारे पास है bought goods on credit from D Monty। जब भी ये वीडियोस देखें तो इसको मैक्सिमम इसकी रेजोल्यूशन कर दीजिएगा, हैंड हैंड पीस यूज कीजिएगा, सही लगेगा आपको। फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स, शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स की। सोल्ड गुड्स फॉर कैश ना, ये चैप्टर नंबर 4 का है। फॉर कैश, कैश तो आपके पास डेबिट हो रहा है, तो सेल्स क्या होंगी? सेल्स आपके पास इनकम कैटेगरी है, यू नीड टू क्रेडिट इट। ये डबल एंट्री रूल में भी हम आप पीछे जाएंगे सेकंड लास्ट लेक्चर में, तो डबल एंट्री रूल्स हैं, उसमें भी यही चीज लिखी हुई है। तो जितना अच्छा आप पहले लेक्चर को देखेंगे और दूसरे लेक्चर को देखेंगे, जितना बेहतर आप उसको समझेंगे, उतनी ज्यादा आपको हेल्प हर एक लेक्चर में मिलेगी। तो ये बहुत जरूरी है कि आप लेक्चर्स जो शुरू के देखें उनको, एक शुरू के 2 घंटे के लेक्चर्स जो है ना वो गौर से सुन लें। आपको किसी जगह उसकी लॉजिक डेवलप करने हैं, आपको किसी जगह फर्दर ट्रबल होगी ही नहीं। रेंट एक्सपेंस इस चैप्टर की चीज है, खाली रेंट लिखा हुआ है, यू नीड टू राइट डाउन रेंट एक्सपेंस। स्टेशनरी एक्सपेंस, देखिए यहाँ मैं आपकी आसानी के लिए जो है ना वो लिख देता हूँ, ये परचेज रिटर्न और सेल रिटर्न। ठीक है। एग्जाम में मे बी आपको जो है वो लिखना हो रिटर्न इनवर्ड्स रिटर्न आउटवर्ड्स, जो टर्मिनोलॉजी ट्रायल बैलेंस में एग्जामिनर देगा आपने भी वही टर्मिनोलॉजी यूज करनी है। ठीक है। तो ये वर्ड्स का इतना प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। नाउ वी आर रिसीविंग द रेंट, जो ये हमारे पास, ये आप जब डाउनलोड करेंगे तो आप देख लीजिएगा, एक्सरसाइज है। रिसीव रेंट ऑफ 240 बाय चेक फॉर सबलेट ऑफ कॉर्नर स्पेस। यानी कि सबलेट का मतलब है कि आपने कोई जगह किराए पे ली और आप उसका रेंट ऊपर पे कर रहे हैं, जैसे इस पे रेंट पे कर रहे हैं 400, और आपने एक कॉर्नर उसका किसी और को सबलेट कर दिया कि आपको कुछ एडिशनल इनकम आ जाए। ठीक है। जैसे हमारे वहाँ होता है ना, हमने दुकान किराए पे ली, बाहर पान वाले को बैठा दिया, किसी ठेले वाले को बैठा दिया, या दुकान के अंदर, हमारी दुकान बहुत बड़ी है, हमने उसी के अंदर जो है ना वो किसी
मोबाइल वाले को कहा कि भाई तुम कवर वगैरह और एक्सेसरीज वगैरह जो है वो सेल आउट कर दो। तो वो काम जो है ये सबलेट होता है। ठीक है जी, ये भी हो गया। ई फील्ड को क्रेडिट पे सेल्स किया है। लास्ट टू ट्रांजेक्शंस। सी। पेड बॉट अ वैन। वैन नॉन करंट एसेट है, परचेजेस नहीं लिख दीजिएगा। नॉन करंट एसेट अपने नाम से आता है, और स्टॉक जो है सिर्फ उसमें सेल परचेज और ये सब लास्ट उसमें जो है वो एक्सप्लेन कर चुका हूँ। वेजेस एक्सपेंस होता है। वेजेस और सैलरीज में ये फर्क होता है कि सैलरीज जो है वो ऑफिस के जो लोगों को आप एम्प्लॉयज को सैलरी देते हैं वो वेज सैलरीज होती हैं, और वो यूजली मंथली होती हैं। जबकि वेजेस जो होती है उसके उसको आप मजदूरी कंसीडर करते हैं। और मजदूरी जो है वो वीकली या फोर्थ नाइटली जो है वो पे करते हैं। डेली भी होती है, आपने सुना होगा डेली वेजेस, अगर कोई वर्ड आपने सुना हो तो। लास्ट ट्रांजेक्शन है जी हमारे पास लिखी हुई है। द प्रोपाइटर टू कैश फॉर हिज ओन पर्सनल यूज। अब बहुत से बच्चों के यहाँ पे समझ में आएगा, कैश तो विड्रॉ किया है, ये तो बात समझ में आ गई ना। कैश तो उसने विड्रॉ किया है, तो कैश तो क्रेडिट होगा। ये तो कंफर्म हो गई बात। कैश क्रेडिट होगा, ये तो कंफर्म है। जाहिर सी बात है कि कुछ डेबिट भी होगा। सबसे पहले जहन में आएगा कि भाई पैसे जब प्लेस कर रहा था बिजनेस में, तो क्या नाम है, कैपिटल क्रेडिट हो रहा था। अब जब पैसे निकाल रहा है तो कैपिटल को जो है वो डेबिट हो जाना चाहिए, तो हम कैपिटल को डेबिट नहीं करेंगे, बल्कि ये पैसे जो निकाले जाते हैं इनको हम ड्राइंग्स कहते हैं। ठीक है। तो ड्राइंग्स को हमने डेबिट कर रहा है और कैश को क्रेडिट करना है, उसका एक स्पेसिफिक रीजन है जो मैं बहुत स्लाइटली बता देता हूँ। देखिए, कैपिटल जब आप किसी बिजनेस में, आपने कहा कि मैंने इस बिजनेस में 12 लाख रुपए लगा दिए हैं, तो अब ये जनरलाइज टर्म हो गई कि 12 लाख रुपए लगा दिए, यानी आपकी इन्वेस्टमेंट 12 लाख की है। अब अगले दिन आप जो है, आप तो रोज पैसे निकालोगे, कभी 2,000 कभी 3,000, फिर आप कमाओगे तो ऐड कर दोगे, तो क्या हर वक्त आप कैपिटल के साथ छेड़छाड़ करते रहोगे? नहीं। तो ये लास्ट में बिल्कुल एक्टिवेट होता है ड्राइंग जो है। इसकी कैलकुलेशन लास्ट में होती है। कैपिटल को साल में एक ही दफा छेड़ते हैं जब अकाउंट क्लोज करने लगते हैं। तो आप पैसे जो निकालेंगे वो ड्राइंग्स में ट्रांसफर कर देंगे। अगर ये जो अभी बात कही है नहीं समझ में आई हो तो इसको इतनी जरूरी नहीं है, फिलहाल आप सिर्फ यहाँ डबल एंट्रीज पे फोकस करें। ओके जी, वी आर नाउ डन विद द डबल एंट्रीज। ठीक है। अब एक टास्क हमारे पास है, वो ये है कि हमें लेजर अकाउंट बनाने हैं। तो सबसे पहला सवाल आता है कि कितने लेजर अकाउंट बनाने हैं। तो भाई बात ये है कि आपने खुद ही देखा हुआ है, जब हमने शुरू में चैप्टर नंबर 2 और 3 में एक्सरसाइजेस की थी, तो वहां पे हमने देखा था कि ये हमने सीखा है ना लिखना। ये डबल एंट्रीज जो है, यहाँ पे हमने आपको सिखाया है कि जी अगर ओनर पैसे निकाल रहा है तो आपने ड्राइंग लिखना है, अगर चेक लिखा हुआ है तो आपने बैंक लिखना है। क्यों क्यों ऐसा किया है? इसलिए ऐसा किया है कि ये कहलाते हैं हेड ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, अकाउंट नेम, यानी जो फर्दर बिजनेस में ये इन्हीं नामों से बुलाए जाएंगे। तो इनके नाम प्रॉपर होने चाहिए, क्योंकि हमें इनके टी अकाउंट खोलने हैं। यानी हर इनमें से हर एक का टी अकाउंट खुलेगा। अब टी अकाउंट खुलेगा तो वैसी बात है कि कितने टी अकाउंट खोलेंगे तो उसको काउंट कर लेंगे।
परचेज रिटर्न का कोई अकाउंट कर लेंगे? नहीं, एक अकाउंट को एक ही दफा नंबर करेंगे। जी, हमें नजर आ रहा है कि हमारे पास 17 टी अकाउंट्स हैं। अगर कोई आधा एक आधा मिस हो गया तो वो जब हम बना रहे होंगे तब हम देख लेंगे वहां पे, लेकिन हमारे पास 17 टी अकाउंट्स हैं, ठीक है। अब चलते हैं आगे, इनको अकाउंट पे पोस्ट करते हैं। अब जब अकाउंट पे पोस्ट करते हैं, देखिए जनरल टर्म जो है ना, जो लेजर अकाउंट हम कहते हैं लेजर अकाउंट। और फिर उसके बाद जब लेजर अकाउंट जिस फॉर्मेट में हम लिख रहे हैं वो कहलाता है टी अकाउंट। टी अकाउंट क्यों कहलाता है? टी अकाउंट इसलिए कहलाता है कि जब हम क्लासेस में प्रैक्टिस करते हैं तो हमारे पास इतने कॉलम्स बनाने का टाइम नहीं होता, तो हम एक बड़ा सा टी बनाते हैं और अपना काम शुरू कर देते हैं। लेकिन पेपर में आपको ये फॉर्मेट ही मिलेगा, ये पेपर का फॉर्मेट है, बाकायदा कॉलम्स बने हुए होंगे, ठीक है। अब सबसे पहले तो बात ही कर लें कंस्ट्रक्शन ऑफ द टी अकाउंट। टी अकाउंट मतलब है कैसा, क्या करेंगे इसमें? देखिए टी अकाउंट जो है ना, उसकी दो साइड है, डेबिट डिटेल्स एंड अमाउंट, पर्टिकुलर भी लिखते हैं इसको, डिटेल को, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। ये लेफ्ट हैंड साइड इज अ डेबिट साइड, ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ये आपकी डेबिट साइड है, और ये राइट हैंड साइड जो है ये आपकी क्रेडिट साइड है, ठीक है, थ्रू आउट। और उसको याद करने का आसान तरीका, आप देखें जब हम डबल एंट्रीज लिख रहे हैं तो जो डेबिट वाले आइटम्स हैं वो स्लाइटली लेफ्ट है। वही रूल हमने यहाँ फॉलो किया है कि जो लेफ्ट वाले आइटम्स हैं वो सारे डेबिट हैं, राइट वाले आइटम्स जो हैं वो सारे क्रेडिट हैं। टॉप पे लिखा जाता है अकाउंट नेम। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ लिख दिया बैंक, अब ये बैंक का टी अकाउंट है, ये कैपिटल का टी अकाउंट है, ये मेरे पास कैश का टी अकाउंट है, ठीक है। और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे लिखा परचेजेस, ठीक हो गया। अच्छा, अब जरा ये समझ लें बात को अच्छी तरीके से कि टी अकाउंट में जब हम ट्रांजेक्शन्स लिख रहे हैं तो हमारे पास दो टास्क हैं, दो काम हमें करने हैं। पहला, टी अकाउंट में ट्रांजेक्शन्स को लिखना है, दैट इज कॉल्ड पोस्टिंग। फिर टी अकाउंट्स को क्लोज करना है और वो प्रोसीजर कहलाता है क्लोजिंग, ठीक है। तो हमें पोस्टिंग और क्लोजिंग करनी है, तो स्टार्ट होते हैं। अब इसको जितना आप पहली दफा में तरीके से देख लेंगे, क्योंकि हम एक ही एक्सरसाइज कर रहे हैं इसमें सारे काम हो जाएंगे, तो आपने इसको फॉलो करना है तरीके से, ठीक है। और पहली दफा ही पोस्टिंग अगर आप समझ गए, एक आपने समझ ली तो आपने सारी कर ली। देखिए पहली ट्रांजेक्शन में हमारे पास लिखा हुआ है बैंक एंड कैश डेबिट कैपिटल क्रेडिट। अब मैं बैंक डेबिट मीन्स ये बैंक का टी अकाउंट है, ये बैंक का टी अकाउंट है, तो बैंक को डेबिट करना है, दैट मीन्स वी नीड टू राइट डाउन ट्रांजेक्शन ऑन बैंक डेबिट साइड, ठीक है। और बैंक किस अकाउंट के अगेंस्ट डेबिट हो रहा है, यानी उसके बदले कौन सा अकाउंट क्रेडिट हो रहा है? ये जो कैपिटल है ये बैंक और कैश के अगेंस्ट कैश जो है ना वो क्रेडिट हो रहा है, तो वी नीड टू राइट डाउन कैपिटल हियर। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात और बताऊं, देखिए मुझे ये क्वेश्चन मिला था, मैंने यहाँ डबल एंट्री लिख दी। ये डबल एंट्रीज लिखने के बाद क्या मुझे उस नैरेटिव क्वेश्चन की जरूरत है जो मैंने लिखा था? नहीं। क्यों? मैं यहीं से डबल एंट्री देख के बता सकता हूँ, जैसे सिक्स की मैंने पढ़ी, परचेजेस डेबिट जॉर्ज क्रेडिट, तो आई कैन टेल एवरी एनी वन के भाई परचेजेस हुई थी और क्रेडिट पे की थी। रेंट पे किया था, कैश में पे किया था, स्टेशनरी परचेज की थी, रेंट में परचेज की थी, टी मोंटी को सामान वापस कर दिया था, और परचेजेस उसको रिटर्न हुई थी, ठीक है। ये तो हमें नैरेटिव की नीड नहीं रहती। यही काम आगे भी होगा, अभी जब लिखूं तो समझाता हूँ। बैंक डेबिट कैपिटल क्रेडिट, यहां से हम रीड कर सकते हैं बैंक डेबिट कैपिटल क्रेडिट। इसी तरीके से कैश डेबिट कैपिटल क्रेडिट ऑन द सेम डेट,
cash debit by 2000. That means we need to write down transaction on debit side, and capital is going to be credit. ठीक हो गया? अब कैपिटल अकाउंट की बारी आई। कैपिटल अकाउंट इट्स गेटिंग क्रेडिट बट अगेंस्ट टू थिंग्स। उसके बदले दो चीजें डेबिट हो रही है। तो आपने वो दोनों चीजें दिखानी है ताकि आपको पता चले, अगर कोई आदमी आपका कैपिटल का अकाउंट रीड कर रहा है तो ही वुड नो कि जी कैपिटल किस फॉर्म में आया था। कैपिटल 20,000 आया है ये तो मालूम है, लेकिन बैंक में कितने आए थे और कैश में कितने आए थे, सिर्फ ये उसको रीड करने से पता चलेगा। फर्ज करें ना आपके पास क्वेश्चन है ना आपके पास डबल एंट्री है, आपके पास ये टी अकाउंट है, तो टी अकाउंट बनाने का कोई पर्पज है ना, यू मस्ट एनालाइज इट के क्या हुआ है। आई कैन वेरी इजली टेल कि जी बैंक डेबिट और कैश, बैंक डेबिट कैश डेबिट एंड कैपिटल क्रेडिट। बहुत से बच्चे ये करते हैं, सर बैंक तो क्रेडिट हो रहा है ना, कैश तो क्रेडिट हो रहा है। नो, इट्स अ अकाउंट ऑफ कैपिटल, कैपिटल इज गेटिंग क्रेडिट। ठीक है? तो इसकी जरा सी एहतियात बहुत जरूरी है। ठीक है? ये इस तरीके से हम बाकी एंट्रियां भी पोस्ट करना शुरू कर देते हैं। परचेजेस डेबिट एंड डी मॉन्टी क्रेडिट। परचेज का अकाउंट मैंने यहाँ बनाया था। डी मॉन्टी क्रेडिट हो रहा है, डी मॉन्टी डेबिट नहीं हो रहा। परचेज का अकाउंट डेबिट हो रहा है। जब आप दो टी अकाउंट खुद से घर पे बनाए तो बनाते वक्त जो है वो इस चीज को वर्बली रिवाइज करते रहिएगा कि जी डी मॉन्टी का अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, परचेज का क्रेडिट नहीं हो रहा। ठीक है? डी मॉन्टी का अकाउंट क्रेडिट हो रहा है अगेंस्ट क्रेडिट परचेजेस एंड परचेजेस आर गेटिंग डेबिट। इस तरीके से करते हुए आप जब करेंगे, एक एक्सरसाइज करेंगे और आपको सारा काम याद हो जाएगा। ठीक है? ये वो एक्सट्रीमली जरूरी है क्योंकि सिर्फ ये टॉपिक नहीं है, और बहुत से टॉपिक्स हैं जिसमें आपको लेजर अकाउंट्स बनाने हैं, तो फिर ये काम तो आपको करना पड़ेगा। ठीक है? फिक्सचर्स एंड फर्नीचर आर गेटिंग डेबिट। के बाद हमारे पास है फिफ्थ, को कैश डेबिट, सेल्स क्रेडिट, कैश डेबिट, सेल्स क्रेडिट। सेल्स का अकाउंट खोल लेंगे। सेल्स इज गेटिंग क्रेडिट, और फिर अगेंस्ट कैश, सेल्स क्रेडिट, कैश डेबिट। ठीक है? ये प्रोसीजर आप थ्रू आउट जो है वो पोस्टिंग प्रोसीजर में अप्लाई करेंगे। इस तरीके से आपने सारे अकाउंट लिख देने हैं। अच्छा, एक चीज जो अब हम करेंगे वो ये है कि वैसी बात है कि ये तो प्रोसीजर हो गया आपके पास, अब एग्जाम में आपके पास इस तरह की एक्सरसाइज तो आएगी नहीं। अगर आप ग्रेड 11 में हैं या आप ग्रेड 9 का फाइनल दे रहे हैं तो आपको कोई जो है अकाउंट सारे इस तरह वन बाय वन तो लिखने को आएंगे नहीं। आपके साथ क्या होगा, आपको ये ट्रांजेक्शन्स दे दी जाएंगी, वो भी वर्बल, मतलब जो ये वाली फॉर्मेट है। इस तरह की आपको ट्रांजेक्शन्स मिल गई और आपसे कहा जाएगा स्ट्रेट अवे राइट डाउन द लेजर अकाउंट। तो अगर आप इंडिविजुअल अकाउंट लिखना चाहेंगे तो वो कैसे लिखेंगे? आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम द बैंक। अब मैं यहाँ से देखना शुरू करूंगा कि बैंक की कौन कौन सी ट्रांजेक्शन है। बैंक की दो ट्रांजेक्शन्स मैंने लिखनी है, फर्नीचर वाली तक पे। उसके बाद मैं देख रहा हूँ बैंक की ट्रांजेक्शन जो है वो मुझे नजर आ रही है 21st को, रेंटल इनकम 240। तो मैं यहाँ पर जा करके इसको रेंटल इनकम कर दूंगा, रेंट इनकम। ठीक है? ये रेंट इनकम हो गया। और देखता हूँ कौन सी ट्रांजेक्शन है बैंक से रिलेटेड। उसके बाद मुझे एक ही ट्रांजेक्शन नजर आ रही है, दैट इज फॉर द परचेज ऑफ वैन।
फॉर 8,200। ठीक है, इसकी डेट जो है वो 24th है। इस तरह कैश पे आ जाए। कैश की हमने दो ट्रांजेक्शन्स पहले ही रिकॉर्ड कर लिए हैं। फिर रेंट एक्सपेंस है कैश में। कैश इज गेटिंग क्रेडिट, तो कैश को क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। किस वजह से क्रेडिट हो रहा है? रेंट एक्सपेंस, हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है। उसके अलावा स्टेशनरी हम परचेज कर रहे हैं, स्टेशनरी इज एक्सपेंस। इसके अलावा हमारे पास वेजेस एक्सपेंस है, लास्ट वेजेस एंड ड्राइंग है 30 एंड 31 को। अच्छा, अब मुझे क्लोजिंग के लिए लाइन कम पड़ने वाली है, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि थोड़ा सा इसको, वैसे तो बहुत क्लियर करके लिखते हैं लेकिन मैं थोड़ा सा इन चीज़ों को क्लोज करके लिख रहा हूँ ताकि मुझे थोड़ा सा स्पेस क्लोजिंग के लिए मिल जाए। तो आप लोगों ने जो है ना वो आपके पास तो जो क्वेश्चन आएगा वो जाहिर सी बात है वो कैलकुलेटेड लाइंस होती हैं। तो आपको ये ट्रबल शायद नहीं आएगी, मुझे इस वक्त यहाँ पे आ रही थी, मैंने इसको थोड़ा सा जो है ना वो थोड़ा सा जैम कर दिया है ताकि मैं अपना काम यहाँ पे कर सकूँ। ठीक है, आई थिंक एक तो चीज़ ये हो गई। इस तरीके से करते हुए आपने सारे के सारे अकाउंट जो है ना वो रिकॉर्ड कर लेने हैं। हर ये आपकी कहलाती है पोस्टिंग स्टेज। ये काम आपने यहाँ पे इस तरीके से करना है। अच्छा जी, देखें, आप यहाँ पे जो है हमने क्या किया है कि टाइम सेविंग के लिए मैंने यहाँ पे सारी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कर दिया। अब ये सारी ट्रांजेक्शन्स आपके पास इन 16 अकाउंट्स रिकॉर्ड हो गई, ये पोस्टिंग आपकी कंप्लीट हो गई। ठीक है। अब पोस्टिंग के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है क्लोजिंग। और क्लोजिंग के लिए आपने क्या करना है? क्लोजिंग के लिए सबसे पहले आपने ये करना है, फुटिंग बनानी है। आपने देखा होगा ये जो हम एक सिंगल लाइन ड्रॉ करते हैं, देखिए सिंगल लाइन का मतलब होता है कि ऊपर लाइन से ऊपर जितनी भी वैल्यूज हैं उनको नेट ऑफ कर दें। ठीक है, नेट ऑफ कर दें। और डबल लाइन का मतलब होता है कि अकाउंट क्लोज होने जा रहा है। और ऑल टुगेदर ये जो स्टेज है, ये जो स्टेप है, ये जो बनाने का जो मैंने सिंगल लाइन और डबल लाइन, दिस इज कॉल्ड फुटिंग। ठीक है। ये आपने फुटिंग हर अकाउंट पे बनानी है। कोशिश करें कि हर लेजर अकाउंट की लास्ट 3 लाइन्स जो है वो क्लोजिंग प्रोसीजर के लिए डेडिकेटेड हो जाए। अब जैसे मेरे पास कैश में जगह कम है तो मैं लाइन थोड़ी सी कहीं से बोरो करूंगा। अब मैंने इस लाइन को यहाँ पे क्लोजिंग के लिए एंगेज कर लिया है। ठीक है। इस तरीके से करते करते मैंने फुटिंग बना दी है। अब फुटिंग बनाने के बाद क्या करना है? फुटिंग बनाने के बाद आप एनालाइज करें डेबिट और क्रेडिट साइड को। विच एवर साइड इज ग्रेटर, जो साइड बड़ी है उसका टोटल आप दोनों फुटिंग्स में लिखते हैं। जैसे यहाँ बैंक में ये 18,240 इज अ ग्रेटर साइड एज कंपेयर टू क्रेडिट साइड, तो आई नीड टू राइट डाउन 18,240। ठीक है। और वी आर नॉट सपोज टू राइट डाउन एनीथिंग इन दिस फुटिंग लाइन। फुटिंग में और कुछ भी नहीं आएगा। फुटिंग ऐसा नहीं होगा कि एक फुटिंग आपने यहाँ बनाई है तो दूसरी आप यहाँ बना रहे हैं, बिल्कुल आमने सामने होगी फुटिंग। ठीक है, ये फुटिंग हो गया, दोनों साइडें इक्वल होनी चाहिए। कैपिटल में आया, एक ही साइड पे ट्रांजेक्शन है, उसी का टोटल दोनों जगहों पे लिख दूंगा। परचेजेस में एक ही तरफ ट्रांजेक्शन है, तो आई राइट डाउन 130 and it's going to be like 1200, 1230। कैश को कैश की जो ग्रेटर साइड है वो मुझे नजर आ रहा है कि वो डेबिट साइड है।
तो मैं डेबिट साइड का टोटल ही लिख दूंगा उठा करके। इस तरह बहुत सारे अकाउंट्स हैं जिनमें एक ही साइड पे ट्रांजेक्शन है, दूसरी साइड पे नहीं है, तो आप उसी का टोटल उठा के जो है फुटिंग में लिख देंगे। ये काम आपने फुटिंग वाला, सबसे पहला काम आपने फुटिंग करनी है। अच्छा जी। अब फिर यहाँ से हमने शॉर्टकट लिया, और जितनी भी जो भी मैंने आपको फुटिंग्स बताई थी, तमाम फुटिंग्स मैंने यहाँ पे खुद से लिख दी हैं। ठीक है, हमारी जो फुटिंग्स हैं ये हमारे पास कंप्लीट हो गई। ठीक है। अब ये फुटिंग्स करने के बाद अ वेरी लास्ट स्टेज दैट वी नीड टू राइट डाउन द क्लोजिंग बैलेंसेस। अब क्लोजिंग बैलेंसेस लिखने का जो मेथड है हमारे पास, वो मेथड हमारे पास है, उसे हम कहते हैं बैलेंसिंग वैल्यू, बैलेंसिंग मेथड। ठीक है, बैलेंसिंग ऑफ मेथड। नाम से पता चल रहा है कि कुछ बैलेंस करना है, कुछ बराबर करना है। ठीक है। क्या बराबर करना है भाई? हमें ये करना है कि बैलेंसिंग ऑफ मेथड का मतलब ये है कि ये कोई रीजन था ना जो हमने ये दोनों साइड्स बराबर करके लिखी हैं, दोनों का टोटल सेम है। अब अगर मैं डेबिट साइड का टोटल करूं तो आई गेट 18,240, लेकिन अगर मैं क्रेडिट साइड का टोटल करूं तो आई एम नॉट गेटिंग द सेम बैलेंस, यानी बैलेंसिंग नहीं हुई ये दोनों साइड बैलेंस नहीं है, यहाँ तो पैसे कम है। ठीक है। तो व्हाट आई नीड टू डू कि ये जो डेबिट का जो टोटल है 18,240, उसमें से मैं 2,300, और बल्कि मैं ये आपके सामने करके दिखाता हूँ। ये जो ग्रेटर साइड है, ग्रेटर टोटल है 18,240, इसमें से मैं 2,300 और ये 8,200, यानी कि टोटल ऑफ क्रेडिट साइड माइनस करूंगा तो आई गेट 7,740। नाउ आई नीड टू राइट डाउन दिस 7,740 on this side, so my credit side will now be equal to 18,240। ठीक है। मुझे इसको इस साइड पे लिखने का रीजन क्या है कि अब अगर मैं टोटल करूंगा इस साइड को, तो आई गेट माई 18,240। ये बैलेंसिंग ऑफ मैथड हो गया, यानी कि ये साइड भी बैलेंस हो गई। लेकिन ये वैल्यू में राइट अबव दिस फर्स्ट लाइन लिखनी है। ये किस डेट को लिखनी है? ये मंथ एंड पे लिखनी है। इट्स अ मंथ ऑफ मे, तो आई नीड टू राइट डाउन 31st में, प्लस दिस इज माई बैलेंस कैरेड डाउन क्लोजिंग वैल्यू। ठीक है। ये मेरी क्लोजिंग वैल्यू हो गई। अच्छा। अब यहाँ पे ये क्लोजिंग वैल्यू इस तरफ है, और ये दूसरी साइड के ऊपर ये बैलेंस ब्रॉट डाउन, यानी नेक्स्ट मंथ का ओपनिंग बन जाएगा। बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे इसकी नेचर के मुतालिक, वो सब मैं एक्सप्लेन करूंगा। स्टेप बाय स्टेप काम करें। पहले एक काम करें, पहले फुटिंग बनाना सीखें, फिर बैलेंसिंग वैल्यू लिखना सीखें। लास्ट में मैं इसकी नीचे पे बात करूंगा कि बैलेंस कैरेट डाउन अगर क्रेडिट साइड पे लिखा है तो वो क्या है, और डेबिट साइड पे लिखा है तो वो क्या है। ठीक है, वो बिल्कुल लास्ट बात है। अभी सिर्फ इस पे फोकस करें कि ये आपने क्लोजिंग बैलेंस फाइंड आउट करना है। पर टॉक अबाउट कैपिटल, कैपिटल में जो है वो डेबिट साइड पे कुछ है ही नहीं, तो आई नीड टू प्लेस 20,000 on 31st, last day of month. Need to write down balance carried down as a closing balance, and this will become a balance brought down, opening balance for the next। परचेजेस पे आऊंगा। परचेजेस पे भी बात नहीं करते हैं, पहले कैश पे बात कर लेते हैं। ठीक है। कैश पे बात करें तो कैश में 2,280, वी नीड टू माइनस 400, -90, -610, and -510। I'll get a total of 670, remaining value 670। That means I need to write down 670 here on 31st, balance carried down as my closing balance, which will become my opening balance on first of the next month। ठीक है। इस तरह फिक्सचर फर्नीचर है, इसको भी लिख लेते हैं। इस तरह मैं सारे अकाउंट्स को
जो ग्रेड नाइनर्स हैं उनको सारे अकाउंट इसी तरीके से क्लोज करने हैं, बैलेंस कैरेट डाउन ब्रॉट डाउन। अच्छा जी, जो हमारे ग्रेड नाइन के बच्चे हैं उनके हिसाब से तो मैंने ये बैलेंस कैरेट डाउन ब्रॉट डाउन कंप्लीट कर दिया, ठीक है। लेकिन कुछ अकाउंट आप देख रहे हैं मैंने क्लोज नहीं किए। ये कौन से अकाउंट हैं? ये वो अकाउंट हैं जो कि इनकम स्टेटमेंट में रिपोर्ट होंगे। ये जितने अकाउंट मैंने अभी क्लोज किए ये सब वो हैं जो बैलेंस शीट में आते हैं। या तो ये एसेट है, या ये लायबिलिटी है, या ये कैपिटल है। लेकिन वो अकाउंट्स जिनका ताल्लुक इनकम स्टेटमेंट से है उनको मैंने क्लोज नहीं किया, क्योंकि उनकी क्लोजिंग थोड़ी सी डिफरेंट है। एंड लेट मी एक्सप्लेन कि उसमें डिफरेंट क्या है। फॉर एग्जाम्पल, आप ये पिकअप कर लें थोड़ी देर के लिए कैश का अकाउंट। यू हैव अ कैश बैलेंस ऑफ 670, ठीक है। अब ये 670, क्योंकि ये वैसे बात है आपने ये बना दिया तो आपका आपकी जनाब काम खत्म तो नहीं हो गया। सिर्फ एक महीने के अकाउंट चाहिए, अगले महीने फिर काम बढ़ेगा, ठीक है। तो ये टी अकाउंट जो होता है कैश का, आपने यहाँ पे डेबिट क्रेडिट किया और आपके पास कैरेट डाउन 670 आ गया। तो ये जब हम ब्रॉड डाउन करते हैं 670, तो इसका मतलब ये होता है कि अगले महीने फिर इसी के नीचे से काम शुरू हो जाएगा। फिर आपके पास सेल्स आ गई 400 की। फिर आपको कहीं से लोन मिल गया, या बैंक से पैसे आपने ट्रांसफर कर लिए यहाँ पर, ठीक है, $1000, सॉरी। फिर आपको बैंक से पैसे मिल गए $500, ठीक है। अब क्या हुआ? अब आपने यहाँ पे स्पेंडिंग्स कर दी, वेजेस आपने दे दिए 370, ठीक है। और क्या नाम है अपना, फ्यूल एक्सपेंस आपने पे कर दिया, लाइक 400। तो अब क्या हुआ? आपके पास फिर महीने का क्लोजिंग हुआ, आपने फिर कैरेट डाउन निकाला, आपके पास फुटिंग आ गई 1570। 1570 में से आपने 770 दे दिया, ठीक है। आपके पास $800 क्लोजिंग आ गई और आपके पास ही क्लोजिंग बन गई। ये सिलसिला आपके पास चलता रहेगा, ठीक है। पैसे खर्च होंगे, आप बताएंगे कि भाई एक महीने के एंड पे क्लोजिंग कितनी थी और नेक्स्ट मंथ के ओपनिंग पे पैसे कितने थे। लेकिन अगर ये हरकत आपने मतलब परचेजेस में, सेल्स में, या किसी और जगह कर दी, तो वो सही नहीं होगा, ठीक है। क्यों सही नहीं होगा भाई, क्या रीजन है? क्या रीजन है क्यों सही नहीं होगा? भाई ये मामला इसलिए सही नहीं होगा क्योंकि मैं आपको एक्सप्लेन करूं। अब आप एक मंथ की आपके पास यहाँ परचेजेस लिखी हुई थी ना, ये परचेजेस आपके पास आ रही हैं 1230 की, 580 और 650। आपने परचेजेस रिकॉर्ड की, ठीक है। और आपने अगर इसको यहाँ कैरेट डाउन कर दिया तो इट विल बी लाइक 1210। अब ये 1210 अगर आपने इसको ब्रॉड डाउन कर दिया तो ये अगले महीने फिर परचेजेस आएंगी यहाँ पे, फिर ये कैरेट डाउन हो जाएगा 2210। फिर आपने अगला महीना उससे शुरू हुआ, आपने फिर 210 रखा, फिर अगले महीने उस पर नया काम स्टार्ट होगा, फिर आप उस पर वैल्यूज, तो ये तो वैल्यूज मिलियन बिलियंस में पहुंच जाएगी। ये तो गलत हो जाएगा, ऐसे तो नहीं हो सकता, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, क्या तरीका है? हम ये लॉजिक अपेयर करते हैं कि देखें, अगर आपके पास एक फाइनेंशियल ईयर है तो एसेट और लाइबिलिटी तो अगले साल में ट्रांसफर होंगे। एसेट का जो भी क्लोजिंग यहाँ पे होगा कैश का, तो यहाँ पे ओपनिंग बन जाएगा। और फिर यहाँ पे क्योंकि इसमें पैसे आ भी रहे हैं और जा भी रहे हैं। लेकिन रेवेन्यू और एक्सपेंसेस जो है वो पीरियोडिकल एक्सपेंसेस होते हैं। आप एक साल जो भी खाना पीना करते हैं, आप फर्ज करें कि अगर आप किसी को ये कहते हैं यार इस महीने मैंने जो है ना कुछ नहीं तो 1 लाख रुपए तो सिर्फ होटलिंग में जो है ना खर्च कर दिए, ढाबों पे बैठ के चाय पी ली मैंने। अब अगर आपने उसको कैरेट डाउन ब्रॉट डाउन कर दिया तो आप ये बताना शुरू करोगे यार पता है 12 साल से मैं ना 15 करोड़ की चाय पी चुका हूँ। अरे भाई, ये खर्चा इसी यहीं तक का है, इसी साल का है। दिस शुड नॉट बी ट्रांसफर टू नेक्स्ट ईयर। उसका तरीका क्या है? अगर आपने कैरेट डाउन किया तो वो नेक्स्ट ईयर ट्रांसफर हो जाएगा। तो व्हाट वी नीड टू डू कि हम उसको यहाँ से ट्रांसफर टू इनकम स्टेटमेंट कर देते हैं, ठीक है। ये स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए है जो ग्रेड 11 में भी पर होने वाले हैं, तो इस लॉजिक को लेके चलें। ग्रेड 9 के बच्चे जो हैं सिटी या बीकन के या और किसी बड़ी ब्रांड के, ठीक है, वो ख्याल रखें
उनके पास ग्रेड 9 के अंदर जो है वो कैरेट डाउन ब्रॉट डाउन का कॉन्सेप्ट ही चल रहा है। वो अपनी क्लोजिंग में कैरेट डाउन ब्रॉट डाउन ही करेंगे, लेकिन ये क्योंकि एक लेक्चर है जो थ्रू आउट पढ़ा रहेगा, तो आई नीड टू राइट डाउन द प्रॉपर वैल्यूज। मैं यहाँ पे अभी इसको ट्रांसफर टू इनकम स्टेटमेंट कर रहा हूँ, आपने एहतियात करनी है। आपने इसको ट्रांसफर टू इनकम स्टेटमेंट नहीं करना, आपने इसको जो है वो कैरी डाउन ब्रॉट डाउन ही करना है, जो ग्रेड 9 वाले और जो जिनके अपेयरिंग सब्जेक्ट्स हैं वो इस बात को समझ लें। ये रेवेन्यू और एक्सपेंस कैटेगरी की चीज़ें ट्रांसफर टू इनकम स्टेटमेंट होगी, ठीक है। और इसमें बिल्कुल भी ज़रा कोई ट्रबल मुझे नहीं होगा। 31st ट्रांसफर टू इनकम स्टेटमेंट, आमतौर पर जितने भी रेवेन्यू एक्सपेंसेस हैं उनमें एक ही तरफ ट्रांजेक्शन होती है, तो बस मैंने लिखना है इसको उठा करके और मेरा काम जो है वो खत्म हो जाएगा। सेल्स है। इस तरह क्या होगा कि चीजें नेक्स्ट पीरियड में नहीं होनी, बल्कि हम ये बता रहे हैं कि इस पीरियड का इनकम या जो एक्सपेंस है वो कितना है, सिर्फ हमने ये कम्युनिकेट करना है, ठीक है। इवन ग्रेड 10 में भी जो है वो आपको, अब आप अक्रूड प्रीपेड करेंगे तो आपको ये अप्लाई करना ही पड़ेगा। दिस इज द वे वी हैव टू क्लोज डाउन द अकाउंट, ठीक है। ये एक हमारे पास एक जो है तीन किस्म का क्वेश्चन हो गया, तमाम तरह की क्लोजिंग इसमें आपके पास हर तरह का कॉन्सेप्ट जो है वो मौजूद है, ठीक है। आपने टी अकाउंट बना लिए, आपने उनके उनको जो है वो फुटिंग निकाल ली, आपने फुटिंग के बाद क्लोजिंग कर ली, क्लोजिंग में आपको समझ में आ गया कि एसेट लायबिलिटी कैपिटल में क्या करना है, रेवेन्यू और एक्सपेंस की कैटेगरीज में क्या करना है। Now, the last thing we need to do is write down the trial balance. What is a trial balance? Trial balance is a list of all closing balances. ठीक है, ट्रायल बैलेंस क्या है? ट्रायल बैलेंस is a list of all ledger account closing balances on a certain date. certain date मंथ एंड या ईयर एंड, आमतौर पे ईयर एंड होता है, अभी प्रैक्टिस के लिए हम लोग जो है वो मंथ एंड दे रहे हैं, ठीक है। तो ये एक कॉन्सेप्ट हमारे पास आ गया। अब जिन अकाउंट्स में हमारे पास बैलेंसेस हैं, हमें बैलेंसेस लिखने हैं। फॉर्मेट हमारे पास क्या है? फॉर्मेट हमारे पास जो है वो ये होगा। अकाउंट नेम लिखना है, अगर उसका बैलेंस डेबिट है तो डेबिट लिखेंगे, और अगर उसका बैलेंस क्रेडिट है तो क्रेडिट लिखेंगे, ठीक है। ये इस तरीके से हमें इसको फॉलो करना है। आप देखें यहाँ पे जब आपसे एक सवाल होगा, फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूँ कि जी आप मुझे बताएं कि ये बैंक का टी अकाउंट है, उसका क्लोजिंग बैलेंस 7740 है, तो बहुत से बच्चों का जवाब ये होगा कि सर, अब मैं आपसे कहूँगा आपके पास डेबिट और क्रेडिट कॉलम है ट्रायल बैलेंस में, तो आप कहाँ लिखेंगे? तो बहुत से बच्चों का जवाब मुझे आएगा कि सर क्रेडिट साइड पे लिख दें, क्योंकि क्रेडिट साइड पे बैलेंस सीधी आ रहा है। तो भाई प्लीज लर्न, लर्न इट टुडे, लर्न इट नाउ। ये हमारा डेबिट क्लोजिंग बैलेंस है, ठीक है। ये डेबिट क्लोजिंग बैलेंस है। क्यों है भाई डेबिट क्लोजिंग बैलेंस? ठीक है, इसलिए है कि आप देखें आपकी ग्रेटर ट्रांजेक्शन्स किस साइड पे हुई हैं, आपके पास ज़्यादा पैसे कहाँ थे? आपके पास ज़्यादा पैसे थे डेबिट साइड में, उसमें से कुछ खर्च हो गए, तो ये रिमेनिंग फ्रॉम डेबिट साइड है, ठीक है। ये रिमेनिंग फ्रॉम डेबिट साइड है। यहाँ लिखने की वजह सिर्फ अकाउंट को क्लोज करना है, ये इसकी नेचर नहीं है। या तो ये बात याद कर लें, या ये देखें कि इसका डेबिट किस तरफ है, इसकी ओपनिंग किस तरफ है।
इसकी असल नेचर ये है। अगर ये जो है डेबिट ओपनिंग बैलेंस है ब्रॉट डाउन, तो ये डेबिट क्लोजिंग बैलेंस है। जितना ओपनिंग होगा उतना ही क्लोजिंग होगा। मैं आपसे कहूँ, आपने फ्रिज के अंदर 4 केक जो है ना, आपको सुबह 4 केक मिलेंगे सुबह। तो इसका मतलब ये रात में भी आपने 4 केक ही रखे होंगे ना। ठीक है, अगर कोई चीज आपकी सुबह एसिड है, आज सुबह अगर कोई चीज आपकी एसिड थी, तो वो कल रात भी तो एसिड ही होगी। तो उसकी नेचर कैसे डिफरेंट हो सकती है? अगर हम साइडों पर चलने लगे खाली, तो फिर तो हमारे पास हर अकाउंट में ओपनिंग डेबिट होगी और क्लोजिंग क्रेडिट होगी, हर दो ऑपोजिट होगा सब कुछ। तो इस तरीके से नहीं करेंगे। आपने कंसीडर करना है कि या तो आप भी एक जुगाड़ी तरीका ले लेंगे जहां पे ब्रॉड डाउन आ रहा है, बस वो आप उस साइड उस कॉलम में आपने जो है ना वैल्यू लिखनी है, या प्लीज, क्योंकि एमसीक्यूज भी आएंगे और एमसीक्यूज में पूछा जाएगा कि जी विच क्लोजिंग बैलेंस यू हैव, तो यू हैव टू रिस्पॉन्ड कि आपका ये क्रेडिट क्लोजिंग बैलेंस है। ठीक है, इसी तरीके से, सॉरी सॉरी सॉरी, आई एम सॉरी, ये डेबिट क्लोजिंग बैलेंस है। ये डेबिट क्लोजिंग बैलेंस है। वी नीड टू राइट डाउन डेबिट बैलेंस। ठीक है, ये डेबिट बैलेंस है, ये क्रेडिट बैलेंस है। ठीक है, कैश का भी डेबिट बैलेंस है, फिक्सचर्स भी डेबिट बैलेंस है, क्योंकि असल ट्रांजेक्शन डेबिट पे हुई है। यहाँ तो हमने सिर्फ वैल्यूज को इक्वल करने के लिए लिखा है। इसकी जो नेचर है वो है जिस साइड पे ये ओपन हो रहा है। अब आप फंसेंगे परचेजेस में, सेल्स में आके कि सर यहाँ तो क्रेडिट डाउन ब्रॉड डाउन वाला मामला ही नहीं है। मैं दोबारा यही कहूंगा, सारी ट्रांजेक्शन्स कहाँ हुई हैं? सारी ट्रांजेक्शन्स डेबिट पे हुई है। यहाँ क्यों लिखा है? अकाउंट को बैलेंस करने के लिए। नेचर क्या है? तो भाई जो नेचर, जो रूल आप वहां पे अप्लाई कर रहे हो, वही रूल आप यहाँ पे भी अप्लाई कर दो। ये भी आपका डेबिट बैलेंस है, और ये आपका क्रेडिट बैलेंस है। ठीक है, ये आपका डेबिट बैलेंस है, यानी कि ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड पर जाएगा। ये आपका क्रेडिट बैलेंस है। इस तरीके से आप सब जगह ये रूल अप्लाई करेंगे और ट्रायल बैलेंस को लिख देंगे। मैं बैलेंसेस लिखना शुरू करता हूँ ताकि जल्दी से ये चीज़ वाइंड अप भी हो जाए। तो बैंक जो है 7740, बल्कि कैपिटल से शुरू कर देते हैं, कि कैपिटल हमने लिखा था। जो जो मेरे सामने चीज़ें आती जा रही मैं पहले लिख देता हूँ, और जो जो मुझे याद है। हमारे पास ड्राइंग्स जो था वो था 20,000 क्रेडिट। फिर हमारे पास, सॉरी 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 वंस अगेन, पहले कैपिटल लिखना था। हमारे पास कैपिटल 20,000 है, क्रेडिट बैलेंस है। फिर इससे कनेक्टेड एक चीज़ है ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स हमारे पास जो है वो मौजूद है 510, 610, हाँ 510, 510, 510 हमारे पास ड्राइंग है। ठीक है, बैंक हमारे पास जो है वो है 7740। कैश हमारे पास है 670। जनाब, उसके बाद कैश के बाद हमारे पास जो लिखा हुआ है फिक्सचर फर्नीचर 2300। ठीक है, और फिक्सचर फर्नीचर के साथ मुझे वैन याद आ रहा है, वैन 8200। के अलावा हमारे पास, अब मैं बीच बीच में से ले रहा हूँ तो आई एम श्योर कि मैं कुछ मिस आउट ना कर दूँ। बैंक, कैश, फिक्सचर फर्नीचर, सेल्स 1880, रेंट एक्सपेंस 400, स्टेशनरी 90, जी फील्ड का अकाउंट जो है 1600, वेजेस 610,
ड्राइंग्स में लिख चुका हूँ, वैन में लिख चुका हूँ, रेंटल इनकम 240, परचेज रिटर्न 400, सी जॉर्ज 650 और डी मोंटी 498। परचेज रिटर्न 82, हैप्पी रिटर्न इट। नहीं, ये परचेज रिटर्न आई थिंक 82 आ रहा है, मैंने कोई मिस्टेक कर दी है। करेक्टेड। आई डोंट नो कि मैंने इसको कहाँ से पिकअप किया है, लेकिन कुछ मैंने गलत पिक कर दिया था। इसके आसपास तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है। अच्छा, ये मैंने बाय मिस्टेक यहाँ पे ये एरर कर दिया था, नीड टू करेक्ट इट। आई थिंक कि बाकी तमाम चीज़ें जो है ना वो लिखी जा चुकी हैं। तो इट्स टाइम टू टोटल द बोथ कॉलम, और दिस विल बी द कंफर्मेशन कि अगर हमारी सारी चीज़ें सही हैं। काफ़ी बड़ी एक्सरसाइज थी, कोई गलती हो सकती है छोटी मोटी, कुछ बैलेंस लिखने में कहीं से कोई आप गलत बैलेंस कॉपी कर लें, गलत साइड पे लिख लें। लेकिन अगर आपकी तमाम अकाउंटिंग सही है, आपने कोई मिस्टेक नहीं की है, तो दिस विल confirm the arithmetical accuracy of your recorded transaction. This will confirm that you have recorded all transactions correctly. तो ये दोनों साइडें इक्वल होनी चाहिए। कैलकुलेटर पे लिखते हुए, क्योंकि मैं लैपटॉप पे लिख रहा हूँ, मुझसे भी कोई ना कोई गलती हो सकती है। आई नीड टू चेक। अल्लाह करे कि कोई एरर एज सच ना आए। 22 120 डेबिट साइड आ रहा है। नाउ आई नीड टू चेक द क्रेडिट साइड। 20,000। एंड आई थिंक कि मैंने कोई चीज़ मिस आउट कर दी है, क्योंकि ये इक्वल मुझे नज़र आ नहीं रहा। जी, ये हमारे पास वैल्यूज आ रही हैं 2323350। और कोई छोटे मोटे एरर होंगे, या मुझे, मैं इसको जरा कैलकुलेटर पे चेक कर लूँ। तो टोटलिंग एरर रहते ही रहते हैं। जी, यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक हो गई थी, हम परचेजेस को लिखना बिल्कुल भूल गए थे।
तो परचेजेस रह गई थी, अब मैं उनको यहाँ कहीं लिख देता हूँ बीच में। परचेजेस, परचेजेस लिखना रह गई थी 1220 की, 1230 की। जैसे ही आप वो लिखेंगे तो आपकी ये साइड भी जो है वो इक्वल हो जाएगी 2323350 से। दैट मेक अ सेंस ऑफ इक्वालिटी। ठीक है, this is a this is how we need to write down the trial balance, and now we are done with this all sort of basic accounting। ठीक है, तो ये तमाम चीजें थी। इस शीट को भी अपलोड कर दूंगा ग्रुप में, तो ये आप लोग देख लीजिएगा। अब अगला कुछ नया टॉपिक इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट की तरफ जो है वो जंप करेंगे। ये 2-3 घंटे की रिकॉर्डिंग्स हैं, इनको देख लें। ये आपको थ्रू आउट अकाउंटिंग हेल्प करेंगी। मैं जितना इसको शॉर्ट करके अपलोड कर सकता था वो मैंने कर दिया है। अब बाकी का काम आप लोगों का है। थैंक यू सो मच।